गुड मॉर्निंग बच्चों। कल पढ़ रहे थे हम प्लांट वाटर रिलेशंस। इसमें हमने कल देखा था सबसे पहले क्या था, जल की प्रकृति, जल की कुछ विशेषताएं थी। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, विसरण, और क्या पढ़ा था उसके बाद पारगम्यता, और लास्ट में हम देख रहे थे परासरण दाब या परासरण ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। परासरण के बारे में कल बात कर रहे थे। तो इसी को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। अगला, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। एक सेल्स के अंदर कौन कौन से दाब उत्पन्न होते हैं। तो पहला या जो दाब है वो कौन सा है, परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, इंग्लिश में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में कहते हैं इसको ओपी। क्या कहते हैं इसको, ओपी। अच्छा, अब जो परासरण दाब है उसकी परिभाषा क्या बनी कि विलायक के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली की ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। जैसे कि कल हम देख रहे थे बेटा कि कल हमने क्या ली थी हमने, कल कौन सी वो थी ली थी, थिसिल कीप काम में ली थी। इसमें क्या था, एक उल्टी जो कीप है वो होती है, इसमें क्या भरा था हमने, शुगर का सॉल्यूशन भरा था, और ये किससे बंधी थी, पार्चमेंट पेपर से, जो कि अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है। ये जो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करती है, और बाहर इस जो कीप है, इस कीप को किस में रखा था हमने, पानी के अंदर, पानी के पात्र में रख दिया था हमने। ठीक है, तो ये परिभाषा इस पर लागू होती है। देखो कैसे होती है कि जल क्या है, जल क्या है हमारा, विलायक है। जल क्या है, विलायक। तो जो विलायक के अणु है, अर्थात जल के अणु है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली अर्थात पार्चमेंट पेपर किसका कार्य कर रहा है, पार्चमेंट पेपर कार्य कर रहा है। तो जल के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली की ओर दूसरी ओर स्थित, अर्धपारगम झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो बल कार्य करता है, यहाँ पर एक बल कार्य करेगा, है ना। तो ये बल इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, है ना। इस जो जल विलायक है, इस विलायक के अणु से प्रवेश करना चाहेंगे इसकी ओर, किसकी ओर, अर्धपारगम झिल्ली की ओर दूसरी स्थित घोल में, है ना। तो ये जो पार्चमेंट पेपर है अर्थात अर्धपारगम झिल्ली है, ये अर्धपारगम झिल्ली की दूसरी ओर विलायक के अणु है अर्थात जल के अणु प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ इससे क्या होगा, ये जो बल है इसका विरोध करेगा। कौन सा बल, परासरण दाब, है ना। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली की ओर दूसरी ओर स्थित जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, है ना। कौन सा बल का दाब करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, वह इसका क्या करता है, विरोध करता है। तो यही क्या है, परासरण दाब। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के दूसरी ओर स्थित, अर्धपारगम झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में ओपी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखें कि जो ओपी है, क्या बेटा, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब समानुपाती होता है विलयन में विलेय पदार्थों की संख्या। विलयन के अंदर जो विलेय पदार्थ है उनकी कितनी संख्या है, विलयन में विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या हो जाएगी, है ना। विलेय पदार्थों की अणुओं की संख्या, ठीक है। तो ये किसके समानुपाती हो गया, ओपी के समानुपाती। तो ओपी अर्थात विलयन में जितने विलेय पदार्थ हैं उनकी जो अणुओं की संख्या है वह किसकी समानुपाती होती है, ओपी की समानुपाती होती है। जितनी विलयन के अंदर क्या बढ़ेंगे, विलेय पदार्थ बढ़ेंगे, विलेय पदार्थों की अणु संख्या बढ़ेगी, उतना क्या बढ़ेगा, ओपी बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, परासरण दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, परासरण दाब। अगली जो दाब है वो क्या है बच्चों, अगली दाब है, दो दाब हैं, स्फी दाब, हिंदी में स्फी दाब, इंग्लिश में है टर्गर प्रेशर। और दूसरा दाब है भित्ति दाब। दूसरा कौन सा बच्चों, भित्ति दाब, है ना। इसे कहते हैं इंग्लिश में बाल प्रेशर। ठीक है, तो पहले पढ़ रहे हैं अपन स्फी दाब, टर्गर प्रेशर, फिर बाद में पढ़ेंगे क्या, WP या भित्ति दाब या बाल प्रेशर। देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने एक कोशिका ली, क्या ली बच्चों, एक कोशिका ली,
चलो मैं यहाँ कोशिका ले रहा हूँ साफ सुथरी सी, और ये जो कोई प्लांट सेल्स है उसकी क्या कोई कोशिका है प्लांट की, और इसकी बाहर क्या है, ये बाहर क्या है, सेल वाल। आपको पता है कि पौधों की जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है, सेल वाल। जंतु में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जब जंतु में कौन सी होती है, सेल वाल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक, सॉरी प्लांट्स में तो बाहर क्या हो गई, सेल वाल, और अंदर कौन सी हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस प्लांट सेल को क्या कर रहा हूँ मैं, एक विलयन था अपन कौन सा कल का, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, अर्थात अल्पराश्री विलयन। कल मैंने बताया था आपको अल्पराश्री विलयन क्या होता है, अर्थात इसकी सांद्रता क्या है, कम है, बाहर सांद्रता क्या अधिक थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पादप कोशिका को क्या किया मैंने, एक जो हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन था उसमें रख दिया। किस में रख दिया बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसको रख दिया। इस पादप कोशिका को क्या रख दिया मैंने, हाइपोटोनिक जो विलयन है, अल्पराश्री विलयन है उसमें रख दिया। अब जैसे इसमें रखा तो जल के अणु अर्थात विलायक के अणु क्या करेंगे, विलायक के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, इससे जो सेल मेम्ब्रेन है वह सेल मेम्ब्रेन जो अपन की जो सेल वाल है उस पर क्या करेगी, दाब लगाएगी, दाब लगाना चाहेगी। लगातार जल के अणु इसमें प्रवेश करते रहेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका भित्ति है, सेल वाल है, उसको बाहर धकेलने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। क्या करेगी, प्रयास करेगी, जिससे क्या होगा, जिससे कोशिका क्या होगी, स्फीत अवस्था में हो जाएगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जल के अणुओं को लगातार प्रवेश करने से क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को बाहर की तरफ धकेलने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, स्फीत दाब हो गया। स्फीत दाब हमेशा कौन से क्रम में लगता है, अपकेंद्री क्रम में लगता है। कौन से क्रम में लगता है, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन स्फीत दाब कौन से क्रम में लगता है, अपकेंद्री क्रम में लगता है, अंदर से और बाहर की तरफ क्या लगता है, स्फीत दाब लगता है। ये क्या हो गया, स्फीत दाब हो गया, टर्गर प्रेशर हो गया, टीपी बोल सकते हैं शॉर्ट में इसको, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन द्वारा जो सेल वाल है उस पर डाला गया क्या, बाहर की तरफ ढकेलना, या डाला गया क्या, दाब, क्या कहलाता है, स्फीत दाब कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, अपकेंद्री। ये जो स्फीत दाब होता है वह कोशिका में अंदर से बाहर की तरफ लगता है, अर्थात कौन से क्रम में लगता है, अपकेंद्री क्रम में लगता है। ठीक है, ये हो गया कौन सा, स्फीत दाब। अब देखो WP या भित्ति दाब, देखिए लगातार इसमें जल प्रवेश कर रहा है तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, जो सेल वाल है कोशिका भित्ति है उस पर क्या बढ़ा रही है, दाब लगा रही है ना। अब जो सेल वाल है, सेल वाल कोशिका भित्ति, TP अर्थात स्फीत दाब, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को, कोशिका भित्ति TP को मेंटेन करने के लिए, किसको, कोशिका भित्ति जो TP है अर्थात स्फीत दाब है, कोशिका भित्ति TP को मेंटेन करने के लिए बाहर से और अंदर की तरफ क्या लगा रही है, दाब लगाती है। क्या लगाती है, किससे, बाहर से अंदर की तरफ क्या लगाती है, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली पर क्या लगाती है, भित्ति दाब लगाती है, WP लगाती है। इसे क्या कहते हैं, वाल प्रेशर कहते हैं, इसे WP भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, WP कहते हैं। तो कोशिका भित्ति द्वारा TP को मेंटेन करने के लिए जो CM है अर्थात कोशिका झिल्ली है उसको क्या करती है, उसको बाहर से अंदर की तरफ क्या लगाती है, दाब लगाती है, जिससे कोशिका होती है, एक कोशिका अपनी पूर्ण स्थिति की अवस्था में बनी रहती है ना। अगर ये दाब नहीं होगा तो क्या होगा, ये कोशिका फट जाएगी, है ना। अगर जो WP नहीं होगा तो क्या होगा, कोशिका फट जाएगी। अगर TP नहीं होगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या होगा, कोशिका अपनी पूर्ण स्थित अवस्था में रहती है, ना तो फटती है और ना ही जो सिकुड़ती है, ना कॉन्ट्रैक्ट होती है ना। इस तरह से जो स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर और जो WP है, बाल प्रेशर है, स्फीति दाब है, दोनों क्या होते हैं, संतुलित अवस्था में जो एक प्लांट सेल्स है उस क्या होती है, वो बनी रहती है ना। तभी कोशिका क्या होती है, अपनी पूर्ण स्फीत अवस्था में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी कोशिका को हम प्लांट कोशिका को खा रख रहे हैं, अल्पराश्री विलयन में रखने पर क्या होता है, जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते जाएंगे और जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली अंदर से बाहर की तरफ अपकेंद्री क्रम में क्या लगाती है, कोशिका भित्ति पर दाब लगाती है। इसे क्या कहते हैं, स्फीत दाब कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टर्गर प्रेशर, शॉर्ट में TP कहते हैं। ये कौन से क्रम होता है, अपकेंद्री क्रम में होता है। और जो भित्ति दाब है, WP है, अर्थात जो CW है अर्थात कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ये जो कोशिका भित्ति
टीपी को मेंटेन करने के लिए, किसको, ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बाहर से अंदर की तरफ, अर्थात कौन से क्रम में, अभिकेंद्री क्रम में, सेंट्रीफ्यूगेशन जो वो है अभिकेंद्री क्रम में क्या लगाती है, बाहर से अंदर की तरफ क्या लगाती है, दाब लगाती है, जिससे क्या होता है, भित्ति दाब, जिसे क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं टीपी और डब्ल्यूपी क्या होते हैं, एक कोशिका में संतुलित अवस्था में रहते हैं। ये तो क्या है, बाहर अंदर से बाहर लगा रहा है, और ये क्या लगेगा, बाहर से अंदर की तरफ, जिससे क्या होती है, कोशिका अपनी पूर्ण स्थित अवस्था में, अर्थात कोशिका अपनी रेगुलेट अवस्था में रहती है, नियंत्रित अवस्था में रहती है। अगर भित्ति दाब नहीं होगा, क्या नहीं होगा, भित्ति दाब नहीं होगा तो क्या होगा, टीपी का मान बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, कोशिका फूट जाएगी। और अगर डब्ल्यूपी नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, ये जो डब्ल्यूपी नहीं होगा तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगी, है ना। तो दोनों को क्या होता है, दोनों को मेंटेन करना, दोनों बल आपस में क्या होते हैं, संतुलित अवस्था में रहते हैं, टीपी और डब्ल्यूपी। ये हमारा दूसरा प्रकार का क्या हो गया, दाब हो गया। ठीक है, पहला कौन सा हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, टीपी और डब्ल्यूपी। ठीक बच्चों, अब अगला जो दाब है कोशिका के अंदर, नंबर तीसरा, कोशिका में 3 प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं मुख्य रूप से। तो तीसरा पहला था कौन सा, परासरण दाब, दूसरा कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा था स्फीत दाब और भित्ति दाब। नंबर तीसरा है विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी, और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। शॉर्ट में कहते हैं इसको DPD। ठीक है, अगला तीसरा नंबर दाब है विस्तरण दाब न्यूनता, अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, शॉर्ट में कहते हैं बच्चों इसको DPD। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, देखिए हमको पता है कि हम क्या है, कोई पात्र में क्या जल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। जल कैसा, एकदम शुद्ध है, क्या है बच्चों, एकदम जल शुद्ध है, इसमें कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं है ना। तो शुद्ध जल का जो विसरण दाब है वो क्या होता है, उच्चतम होता है। विसरण दाब मतलब, इसको फैलना वाली बात बताऊंगा उसको भी। तो शुद्ध जल का जो विसरण दाब है DPD है, वो क्या होता है, बहुत उच्च होता है ना। शुद्ध जल का जो विसरण दाब वो क्या होता है, उच्चतम होता है। और जैसे ही इसमें कुछ मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, कुछ विलेय पदार्थ मिलाएंगे, इसमें क्या मिलाएंगे बच्चों, कोई भी अशुद्धि हो सकती है, कोई भी अपन चीनी मिला दें या कुछ नमक मिला दें तो वो क्या है, विलेय पदार्थ हो गए, है ना। तो शुद्ध जल का जो विसरण दाब वो क्या होता है, उच्चतम होता है। लेकिन जैसे इसमें कुछ अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या होगा, विसरण दाब में क्या हो जाएगी, कमी होती चली जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल का जो विसरण दाब है वह उच्चतम होता है, किसकी तुलना में, जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या में, है ना। जो शुद्ध जल का जो विसरण दाब है वो क्या होता है, उच्चतम होता है। लेकिन जैसे ही इस शुद्ध जल में कुछ विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो विसरण दाब में क्या होती है, कमी आती है। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल की तुलना में, शुद्ध जल की तुलना में, शुद्ध जल की तुलना में विलयन के, शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में, विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है, जितनी कमी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। आप लोग कल मुझसे बोल रहे थे, इंग्लिश की बारे बात थी तो मैं इंग्लिश यूज कम करूँगा, बोले विसरण दाब न्यूनता, शॉर्ट में हो गई DPD। वही देखो, शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, DPD कहते हैं। ठीक है, समझ लो हम लोग इससे इसी पे डिफरेंट परिभाषा ये कि हमने क्या किया, शुद्ध जल लिया, इसमें कुछ इसका विसरण दाब क्या उच्चतम होता है, किसका, शुद्ध जल का। लेकिन जिसमें कुछ क्या मिला रहे हैं, कुछ अशुद्धि मिला रहे हैं, कुछ विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, तो क्या होगा, विसरण दाब में कमी होती है। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा,
अब देखो इसमें ये विलयन क्या हो गया, शुद्ध हो गया, पानी है। अब देखो किसी पदार्थ के जो विलयन है उसमें क्या मिला है, जैसे चीनी का घोल है, क्या है, चीनी का घोल है। अगर चीनी का घोल थोड़ा सा कैसा है, गाढ़ा है, क्या है, गाढ़ा है, चीनी के जो अणु की मॉलिक्यूल संख्या वो क्या अधिक है, तब उसे कहते हैं क्या, सांद्र विलयन। क्या कहते हैं उसको, सांद्र विलयन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इस चीनी के घोल में क्या है, चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अधिक मात्रा में उपस्थित हैं, अर्थात गाढ़ा वो है विलयन, चीनी के मॉलिक्यूल से वो अधिक मात्रा में है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। लेकिन जैसे ही मैं इसमें क्या मिलाऊँ, कुछ जल के अणु मिलाऊंगा, अर्थात क्या मिलाऊंगा, कुछ जल मिलाऊंगा, तो क्या होगा, जो सांद्र विलयन है वो धीरे धीरे किस में हो जाएगा, तनु विलयन में चेंज हो जाएगा। क्या बन गया, तनु विलयन। ठीक है, जो सांद्र विलयन है अर्थात जो किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स हैं, चीनी के, नमक के, किसी के हो सकते हैं, सांद्र विलयन में उस पदार्थ की अणु संख्या क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन अगर उस पदार्थ की अणु संख्या घटती आती है, अर्थात जल के अणु प्रवेश करते जाते हैं, तो जो सांद्र विलयन है वो तनु विलयन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शुद्ध जल का जो वो है विलयन, शुद्ध जल का तुलना में जो विलयन की विसरण दाब में क्या होती है, कमी होती आती है, उसे क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। ठीक है, और विलयन जितना सांद्र होगा उसको क्या होगा, उसके अंदर विसरण दाब का मान कम होता जाएगा, है ना। विसरण क्या होगा, जितना सांद्र होगा तो जो डीपीडी उसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो विसरण दाब का, चूंकि विसरण दाब क्या है, विसरण दाब जल के अणुओं को जो अवशोषण क्षमता का प्रतीक है, विसरण दाब है, विसरण दाब जल के अणुओं को अवशोषित करने की क्षमता का क्या है, प्रतीक है। विसरण दाब क्या है, विसरण दाब जल के अणुओं को अवशोषित करने की क्षमता का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, इसलिए विसरण दाब को चूषण दाब भी कहते हैं, चूषण दाब, सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, चूषण दाब भी कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो विसरण दाब जल के अणुओं को अवशोषित जो करने की क्षमता है उसका क्या माना है, प्रतीक है वास्तव में यही है। इसलिए विसरण दाब को चूषण दाब या सक्शन प्रेशर या एसपी भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, एसपी। इसलिए विसरण दाब को दिखाने के लिए एक संबंध दिया गया, विसरण दाब को अर्थात डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, तो डीपीडी बराबर होता है बच्चों ओपी माइनस टीपी। ये संबंध आपको याद रखना है, कई बार ये संबंध आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। डीपीडी तो क्या था, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये क्या है, विसरण दाब न्यूनता का क्या संबंध है ना। ओपी क्या है, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी क्या है अर्थात परासरण दाब, टीपी क्या है टर्गर प्रेशर अर्थात स्पीड दाब। ठीक है, ये क्या है, समीकरण आ गया एक विसरण दाब को दिखाने के, विसरण दाब न्यूनता को हम एक समीकरण के द्वारा दिखाते हैं, वो क्या है, ओपी माइनस टीपी। अभी आपको संबंध याद रखना है, अभी जस्ट आगे इसको अपन थोड़ा सा मतलब वो करेंगे, इसके मानों को अपन घटाएंगे बढ़ाएंगे, टीपी बढ़ेगा ओपी घटेगा, ऐसे मतलब इस संबंधों को दिखाएंगे। अभी आप इसको इतना याद रखना है कि विसरण दाब न्यूनता को हम एक समीकरण के द्वारा दिखाते हैं, ओपी माइनस टीपी। ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर अर्थात परासरण दाब। ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और टीपी क्या है बच्चों, स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर। इसे कहते हैं हिंदी में वही परासरण दाब, और ये क्या हो गया, स्फीत दाब। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
तो DPD बराबर OP माइनस TP, ये आपको संबंध याद रखना है ना। तो OP क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर अर्थात परासरण दाब है, TP क्या है, टर्गर प्रेशर। अभी यहाँ पर समीकरण याद रखना है ना। तो ये क्या होगा, कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब हो गए। पहला कौन सा था बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। OP की समानुपाती होता है बिलियन में विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। और नंबर दो कौन सा था, स्फीत दाब और भित्ति दाब, टर्गर प्रेशर एंड बाल प्रेशर WP, है ना। इस तरह से ये विसरण दाब, न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफिसिट, ये हो गया कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब हो गए। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं अपन। और आपको समीकरण याद रखना है DPD बराबर OP माइनस TP। अब देखिए ये दाब हैं, इन दाबों में अपन क्या कर रहे हैं, संबंध देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चों, संबंध देखेंगे आगे चल करके। तो अगला टॉपिक आता है इसी में, ये जो दाब हैं इनका आपस में संबंध। तो जो दाब है विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध, विभिन्न प्रकार की, आप क्या पढ़ रहे हैं अपन, जो दाब हैं उनमें संबंध देख रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध देख रहे हैं। अब देखो इसमें कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, उनके आधार पर हम इस संबंधों को देखेंगे। देखिए पहली शर्त क्या है, जब कोशिका कैसी हो, स्लथ हो। जब कोशिका कैसी अवस्था में हो, स्लथ अवस्था में, मतलब सिकुड़ी हुई अवस्था में हो, स्लथ बोलते हैं, फ्लेक्सिड, स्लथ अवस्था में हो। फ्लेक्सिड अवस्था में हो। अब बच्चों बताओ स्लथ का वो भी बताओ। कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कोशिका को किस में रख दें अपन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अति पराश्रय विलयन में रख दें। कोई प्लांट सेल्स है उसको कहाँ रख रहे हैं अपन, किस में रख रहे हैं, अति पराश्रय विलयन में रख रहे हैं, तब क्या होगी, कोशिका स्लथ हो जाएगी, मुर्दे हो जाएगी। उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य कहाँ पहुँच जाएगा, जीव द्रव्य किसी कोशिका के कोने में इकट्ठा हो जाएगा या मध्य में इकट्ठा हो जाएगा या क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, है ना। तो देखो शर्त क्या है, पहली जब कोशिका क्या हो, स्लथ अवस्था में हो, फ्लेक्सिड अवस्था में हो। तो देखिए इसमें क्या है, यदि किसी पादप कोशिका को मैं कहाँ रख रहा हूँ बच्चों, अति पराश्रय विलयन में, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसमें रखना, अर्थात हिंदी में कहूँ इसको अति पराश्रय विलयन। ठीक है, तो यदि किसी पादप कोशिका को कहाँ रख रहा हूँ मैं, अति पराश्रय विलयन में रखता हूँ, तो क्या होता है, पादप कोशिका क्या हो जाएगी, पादप कोशिका जो है क्या होगी, स्लथ अवस्था में हो जाएगी। अच्छा अब देखो अभी हमने संबंध देखा था, एक संबंध था अभी अपने देखा था, DPD बराबर OP माइनस TP, देखा ना, OP माइनस TP, अभी संबंध देखा था हमने। तो इसको अपन क्या करते हैं, डिस्क्राइब करें। तो यदि किसी पादप को ध्यान रख रहा हूँ मैं, अति पराश्रय विलयन में रख रहा हूँ, तो TP क्या होगा बच्चों, TP का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा TP का मान, क्योंकि बाहर से अंदर से क्या है, जो कोशिका क्या है, कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्या है, कोशिका सिकुड़ रही है, कोशिका क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, जल के अंदर फट जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, कोई यहाँ पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कोशिका फट गई, है ना। तो कोशिका क्या हो गई, मूर्छित अवस्था में है बिल्कुल, अर्थात ये क्या होगा, जल के अणु इसमें से बाहर निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, जल के अणु क्या कर रहे हैं, इसमें से बाहर निकल रहे हैं। तो क्या होगा, जीव द्रव्य एक कोने में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो अति पराश्रय विलयन में किसी को रखते हैं तो जो TP है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। TP का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब TP का मान 0 हो जाएगा तो बच्चों बताओ DPD बराबर क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। यही इसमें संबंध है। ठीक है, जब कोशिका कैसी अवस्था में है, स्लथ अवस्था में है, अर्थात फ्लेक्सिड स्टेज में है, अर्थात जब किसी पादप कोशिका को खा रहा हूँ मैं, अति पराश्रय विलयन में रख रहा हूँ, तो क्या होता है, बाहर से कोई बल कार्य करता नहीं है। TP का मान क्या होता है, 0 होता है। तो TP का मान अगर 0 होगा तो ये जो DPD है वह OP के बराबर हो जाएगा। ये कौन सी शर्त हो गई,
जब कोशिका स्लथ अवस्था में हो, फ्लेक्सिबल स्टेज में हो। ठीक है बेटा, ये हो गई। अब देखिए नंबर 2 कंडीशन क्या है, तो ये थी डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये संबंध था। और इसमें क्या था, हमने इसमें क्या टीपी का मान क्या था 0। क्यों 0 था, क्योंकि इसमें कौन से उसमें है अति पराश्री विलयन में, तो क्या होगा जल बाहर से कोई बल कार्य करता नहीं है, जल के उसमें से लगातार बाहर निकल रहे हैं, तो टीपी क्या हो गया 0। अगर टीपी का मान 0 नहीं होता तब तो उसको रोकती, इसको अभी टीपी है, ये टीपी इस जो भित्ति स्पीड दाब है इसको रोकने में असमर्थ है, इसलिए टीपी का मान क्या हो गया 0 हो गया। और जल के अणु को क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया टीपी का मान 0। और जो इसलिए डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बात थी, डीपीडी टीपी का मान 0, तब डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। कौन सी अवस्था में, जब कोशिका स्लथ अवस्था में हो, फ्लेक्सिबल स्टेज में हो। नंबर 2 है जब कोशिका स्फीत अवस्था में हो, स्फीत अवस्था में हो, अर्थात कौन सी अवस्था में हो, टर्गर जो स्टेज है उसमें, TUGUR। ठीक है, जब कोशिका कैसी हो, कौन सी अवस्था में है, स्फीत अवस्था में, फूली अवस्था में। अब बताओ बेटा, अभी जो कोशिका मुरझा गई है बिल्कुल, कोशिका जो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य वो कहाँ हो गया, किसी कोशिका के एक कोने में इकट्ठा हो सकता है, या बीच में इकट्ठा हो सकता है, या कैसा हो सकता है, संघनित हो सकता है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या था कि यदि जो इस स्लथ कोशिका है, इस स्लथ कोशिका को मैं वापस से कहाँ रख दूँ बच्चों, हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें रख रहा हूँ, अल्प पराश्रय विलयन में, अर्थात जल में रख रहा हूँ मैं, है ना। जल भी क्या है, एक अल्प पराश्रय विलयन है। जल भी क्या है बेटा, एक अल्प पराश्रय विलयन है। तो जो स्लथ कोशिका को यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है उसमें रखा जाता है, तो वापस से क्या होता है, वापस से कैसी कोशिका होती है, कोशिका वापस से स्फीत अवस्था में आने लगती है, वापस से क्या होती है, स्फीत अवस्था में आने लगती है। और तब क्या होता है, जो अभी संबंध देखा था, तब टीपी का मान बढ़ने लगता है। क्या होता है, टीपी का मान, अगर टीपी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो जो ओपी है उसका मान क्या हो जाएगा, कम होगा, ओपी कम होने लगेगा। टीपी का मान तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो ओपी है उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लगातार देखो मिनट सुनो, जब किसी पादप कोशिका को खानक्रम कौन सी, जब किसी पादप कोशिका की स्लथ कोशिका को खानक्रम में अल्प पराश्रय जो विलयन है उसमें रखता हूँ, तो क्या होता है, जो जल के अणु है वह कोशिका के अंदर क्या कर वापस से प्रवेश करने लगते हैं, और कोशिका अपनी पूर्व की भांति स्फीत अवस्था में आने लगती है। और एक इस तरह से जल के अणु लगातार इसमें प्रवेश करते जाएंगे, तो क्या हुआ, जो सांद्र विलयन, जो कोशिका की जो कंसंट्रेशन थी, कोशिका की जो सांद्रता थी अंदर की, वह क्या होती है, कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है, क्योंकि अंदर क्या था, जल के अणु क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि अगर किसी कोशिका में अपन जल के अणु प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा, वह विलयन क्या हो जाएगा, सांद्र से क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या था, जल के अणु इस तरह से कोशिका में प्रवेश करते रहेंगे तो क्या होगा, जो कोशिका है अर्थात साइटोप्लाज्म है उसकी सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और क्या होगा, टीपी का मान बढ़ने लगेगा, टीपी क्या होगा, बढ़ेगा, और ओपी का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, डीपीडी का मान 0 हो जाएगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि ओपी बराबर टीपी हो जाएगा, ओपी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टीपी हो जाएगा। तो यही इसमें संबंध था ना। तो जब किसी कोशिका को खा रख रहे हैं अपन, जो स्लथ कोशिका है उसको खा रख रहे हैं, वापस से खा रख रहे हैं, हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस है अल्प पराश्रय विलयन है उसमें रखते हैं, तो क्या होता है, जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, और जो कोशिका की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो कम होने लगती है। और ऐसी अवस्था में टीपी का मान क्या होगा, टीपी का मान तो बढ़ता है, लेकिन जो ओपी है अर्थात परासरण दाब है वो क्या होता है, कम होने लगता है। ऐसी अवस्था में डीपीडी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है, और ओपी बराबर टीपी हो जाता है। यही संबंध था, ठीक है, ये इस पॉइंट में आएगा। संबंध वही है, ओपी बराबर टीपी, ओपी माइनस टीपी, डीपी बराबर ओपी माइनस टीपी। लेकिन इसमें तो क्या था, टीपी का मान 0 है स्लथ अवस्था में, और तब जो डीपीडी है वो ओपी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ देखो
जो इसमें क्या है, टीपी का मान बढ़ रहा है लेकिन जो ओपी है उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और तब क्या होगा, ओपी बराबर क्या हो जाएगा, टीपी, लास्ट में क्या होगा, डीपीडी का मान 0 हो जाएगा। विसरण दाब न्यूनतम क्या हो गई, कम ही हो जाएगी। ठीक बेटा, तो ये थे। और आपकी बुक में ग्राफ दे रखा बच्चों, ओपी में, टीपी में और डब्ल्यूपी में संबंध दिखाने के लिए ग्राफ बना हुआ है। देखो इसको मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पे। दाब का मान क्या है, दाब तो समान रखा गया है। और ये कौन से कोशिका है, स्फीत कोशिका। और ये कौन सी कोशिका है, बाहर स्लत कोशिका। बीच में क्या है, डीपीडी। और यहाँ कौन सा कार्य करता है, स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर कार्य करता है। और यह कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर अर्थात परासरण दाब, या ओपी बोल दो इसको भले में, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब, ये कौन सा हो गया, स्फीत दाब। तो देखो डीपीडी, टीपी और ओपी, इनमें क्या है, ये संबंध है। ओपी, टीपी और ओपी, हाँ डीपीडी एवं टीपीडी, क्या संबंध है, ये ग्राफ के रूप में दिखा गया है। दाब तो क्या रखा है हमने, समान रखा है। दाब क्या रखा है, समान रखा है। ये कौन सी कोशिका है, स्फीत कोशिका। स्फीत कोशिका कैसी होती है, फूली कोशिका होती है ना। तो जो स्फीत कोशिका है वो कैसी अवस्था में, फूली कोशिका में है। और ये कौन सी बाहर कौन दिखाई है, स्लत कोशिका में। बीच में क्या रखा है मैंने, डीपीडी रखा है ना। तो डीपीडी का मान किस पर डिपेंड करता है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, इस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो डीपीडी क्या है, डीपीडी का मान इन दोनों का मान पर क्या कर रहा है, डिपेंड करता है। अगर क्या होगा, टीपी का मान क्या होगा, 0 होगा। टीपीडी का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो क्या होगा, डीपीडी ओपी के बराबर हो जाएगा। अगर टीपी का मान क्या कर दूँ मैं, 0 हो जाता है, तो डीपीडी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और अगर टीपी का मान बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, टीपी का मान बढ़ेगा, तो जो ओपी है उसका मान कम हो जाएगा। और क्या होगा, जो डीपीडी, तब ऐसी अवस्था में ओपी और टीपी बराबर होंगे और लास्ट में क्या होगा, डीपीडी का मान 0 हो जाएगा। तो ये था ओपी और टीपी एवं डीपीडी में संबंध। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।